अस्सलामुअलैकुम। हमने अपनी कुछ वीडियोस में पहले ये देखा है कि विरासत या इनहेरिटेंस की जहाँ तक बात है तो डीएनए ऐसे में इसके लिए मॉलिक्यूलर बुनियाद बनता है। और हमने ये एवरी और मकार्टी के काम में भी देखा था, जहाँ इन्होंने कोशिश की थी ये समझने की कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में डीएनए काम कर रहे थे या प्रोटीन्स बतौर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। 1944 में भी मैक्लियार्ड का काम भी एक ठोस सबूत के तौर पर सामने नहीं आया था। इन्होंने लिया था एक स्मूथ स्ट्रेन जिसे मारा था गरमाइश से या हीट से। तो ये था हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से था और ये वायरलेंट था। इसे हीट ने मारा था और फिर ये इंजेक्ट किया गया था चूहे के अंदर और इसने चूहे को कुछ भी नहीं किया था। अगर आप हीट किल्ड स्ट्रेन लें और इसे साथ मिलाएं रफ स्ट्रेन के, तो इसने एक तरह से रफ स्ट्रेन को कर दिया था ट्रांसफॉर्म या तब्दील कर दिया था स्मूथ स्ट्रेन में और फिर वायरलेंट स्ट्रेन में। तो इन्होंने लिया हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन और लिए इसके मुख्तलिफ हिस्से और फिर अलग किया इस हिस्से को जो कि रफ स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर रहा था स्मूथ स्ट्रेन में खुद से। फिर इन पर किए गए काफ़ी सारे कीमियाई तजुर्बे यानी कि केमिकल एक्सपेरिमेंट्स और फिर इन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा एविडेंस है या सबूत है कि ये है डीएनए। अब ये बात ठोस इसलिए नहीं थी कि शायद इन्होंने इसे सही तरीके से प्योरीफाई नहीं किया था या कह लें कि एक तरह से साफ नहीं किया था। शायद यहाँ था थोड़ा बहुत प्रोटीन अभी भी। ये बिल्कुल होगा डीएनए, लेकिन शायद यहाँ बाकी था थोड़ा सा प्रोटीन भी जिसने की थी ट्रांसफॉर्मेशन। फिर साइंसदानों ने इस पर मज़ीद काम करना शुरू कर दिया और कुछ सालों बाद 1992 तक जब एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज ने T2 बैक्टीरियोफेज पढ़ने का फैसला किया। ये है फेज जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। जब भी बात होती है फेज की तो बात हो रही होती है वायरस की। अब इन्हें ये बात पता थी कि T2 बैक्टीरियोफेज जो है ये बना हुआ है प्रोटीन्स और डीएनए से। ये है यहाँ प्रोटीन शेल और डीएनए है इसके अंदर। तो ये है एक वायरस जो बना हुआ है प्रोटीन और डीएनए से। तो अब जब ये वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, ये डालता है कुछ इस बैक्टीरिया में। अब ये कुछ जो है ये कुछ बैक्टीरिया की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को हाईजैक कर लेता है ताकि ये और ज़्यादा T2 बैक्टीरियोफेज बना सके। तो अगर ये बता सकते थे कि वो कुछ जो है वो या तो प्रोटीन था या डीएनए, तो ये भी ठोस तरीके से बता सकते थे कि या तो प्रोटीन या फिर डीएनए ही मॉलिक्यूलर बेसिस बनाती हैं। ये काफ़ी मुतासिर थे मैकार्डी और मैक्लियार्ड वगैरह के काम से, लेकिन ये बताना चाहते थे कि दरअसल वो चीज़ प्रोटीन है। पूरा वक्त लोग यही कहते हैं कि प्रोटीन जो है वो एक पेचीदा मॉलिक्यूल है जिसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं और इसमें कितनी सारी अमाइनो एसिड्स की कोडिंग है। तो यही है वो चीज़ जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जैसी पेचीदा चीज़ के लिए काम करती होगी बजाय डीएनए के। इनके जहन में उस वक्त डीएनए की साख का ख्याल भी नहीं था। तो इन्होंने एक तजर्बा किया ये देखने के लिए कि अब ये कुछ जो है वो क्या है जो कि T2 बैक्टीरियोफेज जो है इसको इन्फेक्ट कर रहा है। ये कुछ प्रोटीन है या कुछ डीएनए है। तो अब इन्होंने दो ग्रो या ग्रुप्स बना लिए हैं। तो T2 बैक्टीरियोफेजिस को पहला बैच या ग्रुप जो है ये तजर्बा इन्होंने किया इसका रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस की मौजूदगी में, फॉस्फोरस 32, और दूसरे वाले में इन्होंने लिया सल्फर 35। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? तो फॉस्फोरस जो है ये पाया जाता है डीएनए में। तो इस पहले बैच में रेडियो एक्टिव मार्कर जो है आप कह सकते हैं ये अपने आप को डीएनए से जोड़ लेगा। दूसरे में सल्फर जो है ये मिलता है प्रोटीन में और डीएनए में नहीं। तो ये जाकर मिलेगा प्रोटीन वाले हिस्से से। अब अगर आप सोच रहे हैं कि किस तरह आप ये रेडियो एक्टिव बैचेस बनाते हैं, तो आप वायरसेस को सेल्स को पकड़ने या हाईजैक करने देते हैं ऐसे माहौल में जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर या फिर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मौजूद हो। जैसे ही रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये रेडियो एक्टिव मटीरियल को जो है जोड़ेंगे या मिलाएंगे नए वायरसेस जो कि बनेंगे उनके या तो प्रोटीन से या फिर डीएनए से।
तो ये यहाँ बना रहे हैं T2 बैक्टीरियोफेज यहाँ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस की मौजूदगी में, और इन्हें मालूम था कि डीएनए जो है वो ये रेडियो एक्टिव मटीरियल ले लेगा और फिर ये रेडियो एक्टिव सल्फर ये ले लेगा प्रोटीन, और इन दोनों बैचेस के लिए आप ये बैक्टीरियोफेज जो है ये करेगा इन्हें इन्फेक्ट। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अब ये कुछ इंजेक्ट करेंगे इसमें, और ये देखने के लिए कि ये कुछ क्या है जो कि डाला गया है बैक्टीरियोफेज में। ये लेते हैं इसके प्रोडक्ट्स को दो तरह से और इसे समझते हैं। पहले ये इसे ब्लेंड कर लेते हैं ताकि जितना भी मवाद सतह पर रह गया है बैक्टीरियल सेल का वो भी मिल जाए, और फिर ये सेंट्रीफ्यूग या सेंट्रीफ्यूज भी कहते हैं इसे, सेंट्रीफ्यूग में इसे डालते हैं। और हमें मालूम है ये एक बड़ी सी स्पिनिंग मशीन होती है, यानी घुमाने वाली मशीन होती है। अगर आप लें एक टेस्ट ट्यूब और रखें इसे ऐसे और यहाँ लगाएं एक स्टॉपर ताकि कुछ बाहर ना आए, अब आप इसे स्पिन करें या घुमाएं बहुत 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 तेज़ी से, तो आप यहाँ देखेंगे जी फोर्सेस पैदा होते हुए। इसमें जो भारी चीज़ है वो ग्रेविटेट कर जाती है टेस्ट ट्यूब की बुनियादी सतह पर, या कह लें कि अगर ऐसे रखें टेस्ट ट्यूब को तो दाएं तरफ, और जो ज़्यादा वज़न जिन चीज़ों का नहीं होगा वो चली जाएंगी बाएं तरफ। तो अब पता ये चलता है कि बैक्टीरिया जो है, जो असल बैक्टीरियल सेल्स हैं, ये होते हैं भारी, तो ये टेस्ट ट्यूब में जाएंगे बुनियादी सतह पर या बिल्कुल नीचे या फिर बॉटम में, और ये बनाएंगे एक चीज़ जिसे कहते हैं पैलेट, और बाकी का जितना मवाद है ये होगा ऊपर की तरफ, इसे हम कहते हैं सुपरनेटेंट। अब इन्होंने कहा कि हमें पता है पैलेट में हैं बैक्टीरियल सेल्स, अब अगर पैलेट में है फॉस्फोरस तो हमारा डीएनए जो है इसने बैक्टीरिया में जगह बनाई है अपनी, जो कि जुड़ा था रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ, जो कि है डीएनए के लिए फॉस्फोरस। लेकिन अगर यहाँ है सल्फर तो मतलब ये है प्रोटीन, ठीक है। अब इन्हें जो मिला यहाँ वो था फॉस्फोरस, इन्हें यहाँ पैलेट में मिला फॉस्फोरस, जिसकी वजह से इन्होंने ये बात कंक्लूड की कि ये वायरस के डीएनए ही हैं जो कि गया था बैक्टीरिया के अंदर, और ये नहीं था प्रोटीन, ये था डीएनए। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये तीनों साहिबान जो हैं यहाँ मौजूद, ये हैं सब सही, ये डीएनए ही था, और डीएनए ही है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल जो कि जाता है और हाईजैक करता है जेनेटिक्स को ताकि बन सकें एक्चुअल वायरसेस। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ शुरुआत होती है मेंडल से, जिन्होंने बताया इनहेरिटेबल फैक्टर्स के बारे में। फिर बोवरी और सटन ने ये आए और इन्होंने कहा क्रोमोसोम जो है, लगता है कि ये है वो चीज़, क्योंकि ये कर रहे हैं मायोसिस जब सेल्स अलग होते हैं। मॉर्गन ने कहा मैं कुछ सबूत देता हूँ। फिर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आया, फिर आया ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल सामने। एवरी, मकार्डी, मैक्लियार्ड ने कहा कि लगता है कि डीएनए में कुछ है मौजूद, और फिर हर्शी एंड चेज ने इस बात पर मुहर लगाई कि ऐसा ही है। तो आज के लिए इतना ही।